हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं सभी के? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एलएचएस फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था सरल रेखा में गति। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चाल और वेग का पार्ट नंबर 2 हमने क्या कर लिया था, बोलिए, कंप्लीट कर लिया था। अब पार्ट नंबर 2 में क्या था? सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि वेग क्या होता है, वेग की प्रॉपर्टीज देखी थी कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और इसके मात्रक क्या है, विमाएं क्या है, कितने प्रकार का है, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन की थी और कुछ जेई के भी हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है जस्ट इससे अगला स्टेप है जिसका नाम है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। आज हम पढ़ेंगे त्वरण। अब आपके मन में एक सवाल होगा, जो स्टूडेंट्स लगातार पढ़ रहे हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल है, तो वो सोच रहे हैं कि अवकलन वाला जो टॉपिक है, समाकलन वाला टॉपिक है, जो कि मैथ में भी चलता है और फिजिक्स में भी चलता है, वो कब होगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो वेग और अवकलन, वेग और त्वरण है ना, उनके जो क्वेश्चन है वो अवकलन से ही क्या होंगे, सोल्व होंगे। लेकिन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन। जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम अवकलन और समाकलन के लेक्चर लाएंगे। तब हम अवकलन और जो समाकलन है उनके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ हम त्वरण और वेग को दोबारा से रिवीजन करते हुए इनके क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको अवकलन और समाकलन भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ त्वरण और वेग भी आपको दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, यदि मैं बात करूं दूरी की, विस्थापन की, उनमें कोई अवकलन का लेना देना नहीं है। मैं बात करूं चाल की, उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेग क्या है, स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग, मतलब उसमें अवकलन होगा। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की, जिनमें भी परिवर्तन की दर होता है ना, जिन भी डेफिनेशंस में ऐसा आ जाए कि परिवर्तन की दर, तो आप समझ लेना कि उसका समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन। परिवर्तन की दर यानी समय के साथ अवकलन। समझ में आया? तो आज हम पढ़ते हैं त्वरण। बिल्कुल आपको याद हो रहा होगा, ये भी बिल्कुल डेफिनेशन ही है, आपको याद करनी है। लेकिन इनके जो क्वेश्चंस है वो मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैंने आपको अवकलन नहीं पढ़ाया है। अगले लेक्चर में हम आपके लिए अवकलन लाएंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है उसकी हेडिंग डालेंगे आप सभी, त्वरण। हेडिंग क्या है उसकी, त्वरण। अब त्वरण क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको किससे व्यक्त किया जाता है, क्या ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है या ये धनात्मक ही रहता है, हमने सभी में करते हुए आए हैं। फिर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसकी विमाएं देखते हैं, उसके मात्रक देखते हैं, सबकी हम डिटेल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि त्वरण कितने प्रकार का होता है, त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं त्वरण की। त्वरण की डेफिनेशन होती है किसी भी पिंड के, मान लीजिए कोई पिंड है हमारे पास, किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में, किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि वेग में परिवर्तन आ जाए तो समझ लेना कि जो राशि है वेग, उसका अवकलन हो रहा है समय के सापेक्ष, अवकलन हो रहा है समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष अवकलन। टेंशन ना ले, अभी याद करें आप जो मैं बता रहा हूं, और जब क्वेश्चन आएंगे तो उससे पहले मैं अवकलन करा चुका हूँ, ठीक है। तो यह है डेफिनेशन कि किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। मतलब जब हम वेग की बात कर रहे थे तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, अब जब हम त्वरण की बात कर रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया? तो ये तो था हमारे पास त्वरण का पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये सब याद करने वाले हैं, क्वेश्चन में इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि अवकलन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इसे, अब ये एक सदिश, वैसे इसे ए से व्यक्त करते हैं त्वरण को, लेकिन यह एक सदिश राशि है तो इस पर क्या आएगा, वेक्टर भी आएगा। इसे ए वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे ए वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? अब सवाल है कि क्या त्वरण धनात्मक हो रहा है?
शून्य हो रहा है या ऋणात्मक है? क्या ये तीनों होता है या धनात्मक ही होता है? तो आप ही बताएंगे इसका सॉल्यूशन कि देखो त्वरण किस पर डिपेंड कर रहा है? वेग पर। वेग किस पर डिपेंड करता है? विस्थापन पर। देखिए मैं ये बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिए त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन, मतलब त्वरण की निर्भरता है वेग पर। वेग किस पर निर्भर है? विस्थापन पर। यहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, विस्थापन से वेग, विस्थापन में परिवर्तन वेग, वेग में परिवर्तन क्या है? त्वरण है। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या विस्थापन जीरो होता है? बिल्कुल मैंने डायग्राम से उस लेक्चर में बताया था, आप भूल नहीं सकते हैं। जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बिकॉज विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। समझ में आया? मतलब ये जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो क्या वेग भी जो कि विस्थापन पर ही निर्भर कर रहा है, विस्थापन में ही परिवर्तन की दर है, वो भी पॉजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। जीरो भी होगा, बिल्कुल होगा, नेगेटिव भी होगा। ये तो आपको क्लियर है। त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है? वेग पर। तो क्या वेग पॉजिटिव जीरो नेगेटिव है? तो क्या त्वरण होगा? बिल्कुल होगा, पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव त्वरण भी होगा। मतलब स्टार्ट कहां से हुए हैं हम? विस्थापन से। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। विस्थापन ही जब जीरो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है तो वेग भी होगा और त्वरण भी होगा। समझ में आया? तो हम लिखेंगे कि त्वरण, एक भी स्टेटमेंट को आपको रटना नहीं है। त्वरण एक धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य मानों वाली एक भौतिक राशि है। मान, त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। शून्य मानों वाली एक भौतिक राशि है, एक भौतिक राशि है। त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये तो थी त्वरण की बेसिक सी कुछ चीजें। दोबारा देखिए, किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। सीधा सा याद हो जाएगा। त्वरण एक सदिश राशि है, इसे ए वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकती है। अब इसके आगे पॉइंट में चलते हैं, पहले यहां तक आप नोट करें। कर लिया नोट? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। अब देखिए पांचवा पॉइंट की यदि मैं बात करूं, पांचवा पॉइंट क्या है? देखिए पॉइंट नंबर 5। अब हम लिखते हैं त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है तथा उसमें लगा समय ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। जैसा कि डेफिनेशन, ये भाग किसका काम कर रहा है? दर। भाग को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। समझ में? एक एक अक्षर समझा रहा हूं मैं आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। परिवर्तन की दर का मतलब अवकलन होता है, और वेग में परिवर्तन बटे समय, और ये भाग है वो दर बता रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो क्या हो गया? त्वरण। तो ये त्वरण का आप सूत्र याद रखेंगे, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब यदि मैं बात करूं कि त्वरण का मात्रक की, छठा पॉइंट है कि त्वरण का मात्रक क्या है। अब ये ऊपर क्या है? वेग। वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको बता रखा है, मीटर प्रति सेकंड भाग समय का कितना होता है? सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाएगी तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास किसका? त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया है हमारे पास त्वरण का मात्रक। किसका मात्रक हो गया? त्वरण। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। वेग मीटर प्रति सेकंड, समय सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इतनी सी कॉमन आपको गुणा भाग तो आते ही होंगे। और सातवां पॉइंट है त्वरण की विमा, जो कि मैंने चैप्टर 1 फिजिक्स के अनुसार, यदि क्लास 11 का चैप्टर 1 की बात करें तो वह चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 1 तो मैंने आपको जो फिजिकल वर्ड था वहां बताया था कि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वहां बताया था। तो 11th क्लास के दृष्टिकोण से चैप्टर 1 कौन सा हुआ? चैप्टर 2। फिर भी हम त्वरण की जो विमाएं हैं, विमा है मैंने ऑलरेडी चैप्टर 2 में आपको बता रखी है, लेकिन यहाँ फिर से देखेंगे। कहाँ चलेंगे हम? फॉर्मूले पर।
चलिए, तो ए वेक्टर की आप क्या देख रहे हैं, विमा। अब आप बताएंगे कि जो वेग है, या मैं बताऊं कि मीटर, इस हम मात्रक से निकालते हैं, क्या, विमा। मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, किस मूल भौतिक राशि, 7 बताई थी मैंने, उनमें से किस मूल भौतिक राशि का मात्रक है, बोलिए। आप बोलेंगे लंबाई का, बिल्कुल सही है, लंबाई का मात्रक है। तो लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, एल से। तो मीटर का तो क्या हो गया, एल, और इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, और यहां लगा देंगे हम L1, क्योंकि मीटर का मान कुछ तो है, एक से कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्क्वायर, सेकंड किस मूल भौतिक राशि का मात्रक है, समय का, किससे व्यक्त करते हैं, टी से। तो ये टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी जो विमा आएगी, मैंने बताया था कि एम एल टी में लेना है, तो एम तो द्रव्यमान तो यहाँ है ही नहीं, एम 0 हो गया, L1 हो गया। जब ये टी की पावर 2 ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो टी की पावर -2, ये हो गई त्वरण की विमाएं, ये हो गई त्वरण की विमाएं। तो ये है हमारे पास त्वरण के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि 11th क्लास में स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनको हम देख रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम इनके प्रकार, और उसके बाद हमारा त्वरण का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे त्वरण और वेग के, लेकिन उससे पहले आपको अवकलन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं दोबारा समझाता हूं 7 पॉइंट। पहला, किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, याद हो गया होगा आपको। त्वरण एक सदिश राशि है जिसे ए वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। त्वरण एक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य मानों वाली भौतिक राशि है, मतलब त्वरण का मान है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। पांचवा, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय। मात्रक, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो समय का सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की विमा मैंने इस प्रकार से आपको बता दी है। तो यहां तक आप नोट करेंगे, कर लिया नोट। चलिए, अब हम चलते हैं त्वरण के प्रकार। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल मैं एक एक स्टेटमेंट को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हम चलते हैं त्वरण के प्रकार। यहां लिखेंगे हम त्वरण 4 प्रकार के होते हैं, त्वरण 4 प्रकार के होते हैं। वहीं आपको तुरंत 4 नाम बताते आगे होगा, आप बोल रहे होंगे कि एक समान त्वरण बिल्कुल सही है, असमान त्वरण ये भी सही है, औसत त्वरण ये भी सही है, और लास्ट का तो आप बता ही दोगे, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंट एक्सीलरेशन। चलिए, तो पहला कौन सा है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। सेकंड कौन सा है हमारे पास, असमान या परिवर्ती त्वरण। ये परिवर्ती त्वरण आ जाए तो हमें असमान त्वरण की ही डेफिनेशन देनी है, दोनों एक ही है। तीसरा क्या है बोलिए, औसत त्वरण, औसत त्वरण। और चौथा क्या है, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इन सभी को एक एक को समझना। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण। ठीक है, चलिए, अब जिस प्रकार से हमने एक समान वेग पढ़ा, एक समान चाल पढ़ी, जैसे ही हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण। शब्द से मैं समझा रहा था उन दोनों में भी, तो यहां पर भी आपको शब्द से ही समझाएंगे। त्वरण का सूत्र अभी अभी देखा, वेग में परिवर्तन बटे समय। एक समान मतलब क्या है कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी समान हो, और जो समय है वो भी समान हो। समझ गई, एक समान त्वरण एक समान कब होगा, इक्वल कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड कब होता है, जब उसमें समान हो, सब कुछ क्या हो, इक्वल हो। तो त्वरण का फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब आपका जो वेग में परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उस समय भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब त्वरण ऑटोमेटिकली ही समान आ जाएगा। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। जब किसी पिंड जब किसी पिंड में
समान समय अंतराल, समय अंतराल क्या होगा, समान, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसकी, बिना जब डेफिनेशन लिखा है तब सूत्र से बता दिया था कि वेग में परिवर्तन भी समान होगा और समय अंतराल भी समान होगा, तभी हमारे पास एक समान त्वरण आएगा। जब किसी पिंड में समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान है तो पिंड का त्वरण, तो पिंड का त्वरण, पिंड का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। हमारे पास पिंड का त्वरण कैसा कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन, जब किसी पिंड में समान समय अंतराल, मैं सूत्र से ही बता चुका इसकी डेफिनेशन, अभी बताई, समय अंतराल भी समान है और वेग में जो परिवर्तन है वो भी समान होगा, तभी तो एक समान त्वरण आएगा। अब आप बोलेंगे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल की आदत पड़ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तभी समझ में आता है, फिजिक्स है बिल्कुल। यदि एक बार फिजिक्स के प्रति फील आ गई तो आप जिंदगी भर फिजिक्स को नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया? तो देखिए, एक समान त्वरण मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है मेरे पास सेकंड, यहाँ पर समय है और ये है वेग में परिवर्तन, तभी तो त्वरण आएगा वेग में परिवर्तन की दर। तो 0 सेकंड पर वेग है 0, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड पर है मेरे पास वेग 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 2 सेकंड पर है वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, और 3 सेकंड पर है मेरे पास 15 मीटर प्रति सेकंड, और 4 सेकंड पर है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आप बताएंगे कि जो समय अंतराल है मेरे पास वो कितना है, 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। वेग में परिवर्तन 5 - 0 5 मीटर प्रति सेकंड, 15 - का 10 5 मीटर प्रति सेकंड, 20 - का 15 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन भी क्या हो, समान हो, तो वह त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको पहला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। नोट करें, कर लिया नोट? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार में, जो कि क्या है हमारे पास असमान त्वरण। उसकी डेफिनेशन भी आपको आ गई होगी। चलिए दूसरा देखते हैं हम, असमान त्वरण। दूसरा है असमान त्वरण। देखिए अब असमान त्वरण क्या है, किसी भी पिंड में समान समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो जाए। मैंने बताया कि एक समान कब होगा, जब दोनों समान होंगे, और असमान कब होगा, जब आप एक को भी असमान कर दीजिए, एक को भी क्या कर दीजिए, असमान कर दीजिए, वो असमान हो जाएगा। हम असमान कर रहे हैं वेग में परिवर्तन। तो देखिए जब किसी पिंड में समान समय अंतराल में, जब किसी पिंड में समान समय अंतराल में, जब किसी पिंड में समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, वेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, वेग में परिवर्तन क्या हो, बोलिए, भिन्न भिन्न हो। तो देखिए जब किसी पिंड में समान समय अंतराल हो, मतलब समय तो क्या है समान, लेकिन वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, तो पिंड का त्वरण, तो पिंड का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। तो पिंड का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। पिंड का त्वरण क्या कहलाएगा, बोलिए, असमान त्वरण कहलाएगा। समझ में आया? एक भी असमान करेंगे तो असमान होगा। किसी भी पिंड के समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन यदि भिन्न भिन्न हो तो पिंड का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। फिर से देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही ले रहे हैं हम। ये क्या है,
समय है हमारे पास, मान लीजिए इधर टाइम लिख देता हूँ मैं, टाइम, और इधर मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ। यहाँ 0 सेकंड पर क्या है, वेग में परिवर्तन 0 है। यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड है, यहाँ 4 सेकंड है, 5 सेकंड है। समय अंतराल मैंने समान रखा है क्योंकि कंडीशन है। तो ये कितना समय अंतराल है, 1। ये कितना है, 1 सेकंड। ये कितना है, 1 सेकंड। ये भी 1 है और ये भी क्या है, 1 है। अब आपकी यदि 1 सेकंड पर वेग हो रहा है मेरे पास 5 मीटर प्रति सेकंड, 2 पर हो रहा है 7 मीटर प्रति सेकंड, 3 पर हो रहा है 11 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ हो रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ हो गया मेरे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ हो गया मेरे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आप बताएंगे इसका अंतराल तो कितना है, 5, इसका कितना है, 2, इसका कितना है, 4, 11 है ये, ठीक है। इसका कितना है, 4, और इसका कितना है, 5। तो देखिए ना आप, समान समय अंतराल है लेकिन वेग में परिवर्तन कभी 5 है, कभी 2 है, कभी 4 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस प्रकार से आ रहा है, यानी वेग में परिवर्तन क्या है, भिन्न भिन्न है। तो वह तो त्वरण कहलाएगा, वो कैसा कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट करें। कर लिया नोट? चलिए, तो ये तो थे इसके दोनों प्रकार। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार पर, जो आसानी से आपको मैंने बता दिया है। औसत का मतलब क्या है कि वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है वो टोटल परिवर्तन ले लें, और उस टोटल परिवर्तन को होने में लगा समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम औसत त्वरण कहते हैं। तो तीसरा जो हम लिख रहे हैं वो है औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, औसत त्वरण। अब देखिए औसत त्वरण क्या है, किसी भी पिंड के वेग में कुल परिवर्तन, तथा परिवर्तन में लगा कुल समय, तथा परिवर्तन में लगा कुल समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। अनुपात को ही क्या कहते हैं, बोलिए, त्वरण कहते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है उसको मैं फॉर्मूले में भी लिख देता हूं। औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, जिसको हम ए बार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख रहा हूं, वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय। अब आप बोलेगी इसका कैसे निकाले, मैं बताता हूं। अभी मैंने इसकी जस्ट एक एग्जांपल दिया है समान त्वरण का। वहां पर जितने भी वेग में परिवर्तन में लिख रहा था, पहले में 5 हो रहा था, फिर दूसरे में 5, 2, 3 ऐसे हो रहा था, उन सभी का हम क्या कर लेंगे, कुल परिवर्तनों का योग, और उसमें जो समय लग रहा था उनका कुल समय का योग कर लेंगे, जो आएगा हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये है औसत त्वरण की किसी भी पिंड के वेग में कुल परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो ये भी आप नोट करें। कर लिया नोट? चलिए, अब आता है हमारे पास अंतिम तात्क्षणिक त्वरण। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये एक डेफिनेशंस हैं वो आपको याद हो जाएंगी, तो आपका एक इंटरेस्ट बन जाएगा। इजी डेफिनेशन है। अब हम इसके बाद अगला लेक्चर अवकलन का करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चौथा जो हमारे पास प्रकार है वो है तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। अब तात्क्षणिक का तो मतलब आप समझते हैं, तात्क्षणिक मतलब क्षण भर, कोई विशेष समय हो या विशेष क्षण हो, उस पर किसी भी पिंड के त्वरण ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण। ऐसे ही हम तात्क्षणिक वेग की डेफिनेशन देते हैं, किसी क्षण विशेष पर पिंड का वेग, समझ में आया। इसी प्रकार तात्क्षणिक चाल की देते आए हैं, किसी भी क्षण विशेष पर कण की चाल। तो अब यहाँ देखिए तात्क्षणिक त्वरण किसी क्षण विशेष पर, मतलब बहुत ही कम समय मान लीजिए आप, या बहुत समय विशेष, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर जिसको भी वेग समझ में आ गया त्वरण आ जाएगा। बिल्कुल समान डेफिनेशन है सभी की,
किसी क्षण विशेष पर पिंड के त्वरण को, किसी क्षण विशेष पर पिंड के त्वरण को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं मतलब कोई ऐसा समय, बहुत अल्प समय हो। इंस्टेंट का मतलब तुरंत, तीव्रता से, यानी बहुत कम समय। तो किसी क्षण विशेष पर पिंड का जो त्वरण होता है वो ही तात्क्षणिक त्वरण होता है। अब देखिए यहां पर, माना किसी पिंड का, माना किसी पिंड का डेल टी समय पर, माना किसी पिंड का डेल टी समय पर, इसका मतलब परिवर्तन है, अभी मैं समझा दूंगा। माना किसी पिंड का डेल टी समय पर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डेल वी है, तो हम उसको क्या लिख देंगे? बोलिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, कुल समय, वेग में परिवर्तन बटे कुछ, ये लिख देंगे हम एक्सीलरेशन के रूप में, डेल वी अपॉन का डेल टी। अब ये डेल का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कोई बिंदु है ए, यहाँ पर कोई बिंदु है बी, यहाँ पर जो वेग है वो v1 है, यहाँ पर पिंड का वेग v2 है, तो इसका जो अंतर हो जाएगा v2 माइनस का v1, वो ही क्या कहलाएगा? डेल v। यहाँ समय t1 है, यहाँ समय t2 है, इनका जो अंतर है तो वही डेल क्या कहलाएगा? डेल t क्या कहलाएगा? t2 माइनस का t1। समझ में आया? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? और ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन का डेल टी सदिश के रूप में लिखूं, या v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर अपॉन का t2 माइनस का t1, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब बात हो रही है तात्क्षणिक त्वरण की, कि भाई तात्क्षणिक त्वरण क्या है? तात्क्षणिक त्वरण क्या है पहले आप यहाँ तक नोट करते हैं, या मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए तात्क्षणिक त्वरण, यदि हमारे पास जो यहाँ लिख लेता हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन का डेल टी, यदि हमारे पास डेल टी टेंस टू क्या हो? 0, मतलब अति अल्प हो, समय अंतराल अति अल्प हो, अति अल्प हो, यानी डेल टी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? समय अंतराल, समय अंतराल अति क्या हो? अल्प हो। तो आप मेरे को बताएंगे जब समय अंतराल ही कम है तो उसके द्वारा, पिंड के द्वारा जो वेग में परिवर्तन होगा वो भी बहुत अल्प होगा, वो भी बहुत अल्प होगा। मैंने आपको स्टार्ट से बताता हूँ, जब वेग की बात हो रही थी तो मैं बोल रहा था कि यदि समय अंतराल बहुत कम है तो कण के द्वारा विस्थापन बहुत अल्प होगा। इसी प्रकार जब समय ही बहुत कम है तो वेग में परिवर्तन क्या करेगा? कण कुछ भी नहीं करेगा। तो देखिए, तो इसलिए हम क्या, ठीक, यदि समय अंतराल क्या हो? अति अल्प हो। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और डेल वी वेक्टर अपॉन का डेल टी किस में चेंज होता है? डेल डी में, यानी डी वी अपॉन का डी टी। तो एक्सीलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? हमारे पास त्वरण कहलाती है। यह है तात्क्षणिक त्वरण, जो कि मैं बता चुका हूं कि जब समय अंतराल ही बहुत कम है तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम डेल टी टेंस टू 0 करते हैं ना, तो ये किस में बदल जाता है? डी में बदल जाता है। तो ये तो है एक किसका फॉर्मूला है? त्वरण का। अब मैं इसको और आगे चलता हूं, चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन का डी टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यदि मैं v की जगह डी एक्स अपॉन डी टी रखता हूं, यदि मैं v की जगह डी एक्स अपॉन का डी टी रखता हूं, रख दीजिए, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन का डी टी, तो मैं बाहर रख रहा हूं इतना इतना, ये रहा। और v की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? डी एक्स वैक्टर अपॉन का डी टी, ओनली v की जगह डी अपॉन डी टी देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है। v की जगह मैं लिख रहा हूं x क्या है? यहाँ विस्थापन है, x क्या है? विस्थापन है। समझ में आया? विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो वेग होती है ना, तो ये विस्थापन है। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स, ऐसे कैसे आ जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन का डी टी स्क्वायर। मतलब त्वरण का एक फॉर्मूला और आ चुका है कि जब हम स्थिति का 2 बार अवकलन करते हैं,
dx अपॉन dt करते हैं तब तो वेग आता है, और d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर मतलब एक बार और, मतलब स्थिति का 2 बार जब अवकलन करेंगे तभी भी हम त्वरण प्राप्त होता है, और जब वेग का हम 1 बार अवकलन करेंगे तभी भी हमें त्वरण प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवकलन 1 बार 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो फॉर्मूले हैं आप याद तो रखें, कल के लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको त्वरण के, वेग के, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अवकलन का मतलब क्या है। यदि स्थिति का हम 1 बार अवकलन करते हैं तो हमें वेग ही प्राप्त होता है, और 2 बार कर दें तो त्वरण कैसे प्राप्त हो गया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, कुछ भी नहीं लेने का, टेंशन तो लेना ही नहीं है, टेंशन देनी है दूसरों को। समझ में आया? ऐसी पढ़ाई करनी है कि जिससे दूसरे क्या करें, टेंशन, हमारा काम टेंशन लेना नहीं है, दूसरों को क्या है, देना है। तो ये है आज का टॉपिक त्वरण का। दोबारा देखिए, तात्क्षणिक त्वरण किसी क्षण विशेष पर पिंड के त्वरण को ही, मतलब समय क्या है यहाँ, तात्क्षणिक का मतलब समझेंगे आप, समय बहुत अल्प होता है। तो जब समय ही अल्प होगा, मान लीजिए आपको मैं कहीं बोल रहा हूं कि आप 5 किलोमीटर चलिए और मैं समय दे रहा हूं आपको मात्र 10 सेकंड, तो क्या आप चल पाएंगे? आप मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं चल पाएंगे। समझ में आया? तो जब आपको समय ही नहीं दिया जा रहा तो आप चलेंगे कैसे? नहीं चल सकते ना। तो जब आप इसको समय ही नहीं देंगे तो वेग में परिवर्तन होगा कैसे? तो ये देखिए, इस प्रकार से जब मैंने यहाँ अति अल्प माना तो ये डी में बदल जाता है, मतलब इसका अवकलन, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, शुरू में डेफिनेशन आई थी और मैंने केवल वी की जगह मान रखा है, और ये आ गया स्थिति में 2 बार अवकलन करेंगे तो त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जो कि त्वरण था। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे त्वरण और खूब सारे उसके एग्जाम्पल लाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे त्वरण और वेग के। ठीक है, आराम से चलेंगे हम, धीरे धीरे आपको समझाते हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, दूसरा हो चुका है, पहला भी हो गया है, तो उसका जो समझ में आ रहा होगा, आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। नोट्स आप यहीं बनाएं, जो कि मैं लिखा रहा हूं वो एज इट इज फेयर करें, और एग्जाम में यदि आपका आता है तो वैसे कि वैसे लिखेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 11th के जो स्टूडेंट हैं वहाँ तक वीडियो को पहुँचाएं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।